Bismillahirrahmanirrahim. Now, our next topics are the remaining short notes of D-block elements. In the last lecture, we studied corrosion and its prevention, stainless steel, and then tin plating. Now our topic is silvering of mirror. इस लिहाज से ये टॉपिक थोड़ा फेमिलर होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑर्गेनिक कर रखी है. स्पेशली चैप्टर 9 में एल्डिहाइड में एक टेस्ट था जिसे हमने कहा था सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसमें एक एल्डिहाइड को हम टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्ट करवाते थे, जिसके नतीजे में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होता था. और जो टॉलिंस रिएजेंट है वो इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ सिल्वर +1 कैटाइन, वो खुद रिड्यूस होकर प्योर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता था. तो हमने आपको उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कहा था कि अगर वो टेस्ट ट्यूब में कराया जा रहा हो तो जितने हिस्से में सोल्यूशन होता है उतने हिस्से में टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल्स पर सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है. और इस तरह टेस्ट ट्यूब का जो कि ग्लास की बनी हुई होती है वो पर्टिकुलर पोर्शन मिरर बन जाएगा, यानी उसमें आपको अपना इमेज नज़र आएगा. याद रहे, नॉर्मल गिलास इज़ ट्रांसपेरेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, उसके आर पार लाइट चली जाती है और हम उसके आर पार देख सकते हैं. मिरर एक ऐसा गिलास है जिसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टिंग हो जाता है और उसमें हमें अपना इमेज नज़र आता है. तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस से वो मिरर बन जाता है क्योंकि गिलास की एक साइड पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है. तो वो तो एक टेस्ट था जिससे हम एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन करते थे. लेकिन इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कमर्शियल बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं गिलास को मिरर बनाने के लिए. तो कमर्शियली गिलास से मिरर बनाने का प्रोसेस सिल्वरिंग ऑफ मिरर कहलाता है और ये इसी केमिकल रिएक्शन की बेस पर है जो केमिकल रिएक्शन हमने आपको एल्डिहाइड में पढ़ाया था. So here we have the definition. The process of deposition of pure silver metal on the glass by reduction of silver ion by an organic compound forming light reflecting surface is termed as silvering of mirror. तो ये पूरा प्रोसेस जिसके नतीजे में गिलास की एक साइड पर प्योर सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है ताकि वो गिलास रिफ्लेक्टिंग होकर मिरर बन जाए. और ये काम कैसे होता है, हम सिल्वर आयन को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से रिड्यूस करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा एल्डिहाइड और वो जो सिल्वर आयन होगा वो टॉलिंस रिएजेंट के अंदर होगा. तो एक्सप्लेनेशन में हम ये बात लिखेंगे, सिल्वरिंग ऑफ मिरर वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाय लीबेग इन 1938. ये तो हिस्ट्री हो गई क्योंकि एक दफ़ा MCQ में पूछा गया, दैट्स वाई हमने इसे यहाँ पर आपके लिए कोड भी कर दिया. द टर्म सिल्वरिंग वॉज फॉर्मरली अप्लाइड 1938. से पहले ये टर्म जो थी सिल्वरिंग, ये हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कोटिंग ऑफ एन एमलगम. ये नाम आपने सुना हुआ है कास्टर कैनलर प्रोसेस में. मैंने कहा था कि कोई चीज़ अगर मरकरी के साथ मिक्स हो तो उसे एमलगम कहते हैं. वहाँ सोडियम एमलगम बना था. ये एमलगम टिन और मरकरी का एलॉय या मिक्सचर है. तो ये टिन एमलगम है बेसिकली, लेकिन जनरली एमलगम कहा है. तो वो एमलगम को हम गिलास की एक साइड पर पेस्ट करते थे ताकि वो मिरर बन जाए. लेकिन मरकरी पॉइजनिंग की वजह से अब हमने इस मरकरी का इस्तेमाल ख़त्म करके उसकी जगह सिल्वर को इस्तेमाल किया. तो लीबिग ने काम ये किया था कि उसने एक एल्डिहाइड लिया और उस एल्डिहाइड का रिएक्शन कराया अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसको हम टॉलिंस रिएजेंट कहते हैं, एक गिलास ट्यूब में. बिल्कुल वही जो मैंने अभी आपको बताया. और उसके नतीजे में जितने हिस्से में गिलास ट्यूब में सोल्यूशन था उतने हिस्से में मेटालिक सिल्वर की डिपोजिशन हो गई और उसकी चमक उसे नज़र आई, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर हिस्सा गिलास बन गया. तो यही बात हमने यहाँ लिखी है कि लीबेग heated an aldehyde with an ammonical solution of silver nitrate which is Tollens reagent in a glass tube and observed a brilliant deposit of metallic silver on the surface of glass. इसे अब हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंडस्ट्री में कैसे करते हैं. तो सबसे पहले क्लीन द ग्लास सरफेस विद अमोनिया टू रिमूव ऑल ग्रीस फिल्म एंड वाइप आउट विद ए वेट केमोइस. पहली बात ये कि हम अपनी गिलास की सरफेस को, ताकि उसके ऊपर अगर पहले से कोई चीज़ डस्ट वगैरह या ग्रीस वगैरह आए तो वो साफ़ हो जाए, उसे अमोनिया से वॉश करके. केमोइस चमड़े की चीज़ को कहते हैं. ये एक कहिए कि बकरे की एक टाइप है, पहाड़ी बकरे की, जिसकी खाल से बनता है. तो चमड़ा है, लेदर की एक टाइप है, उससे आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर दें. प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन डिस्टिल्ड वाटर and add to it dilute aqueous ammonia slowly until brown precipitate of silver oxide is redissolved. अब ये टॉलिंस रिएजेंट बनाने का तरीका भी बताया कि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेकर हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके अमोनिया डालते हैं. जब पहले अमोनिया डालते हैं अंदर प्रेसिपिटेट आते हैं और एक्सेस अमोनिया में वो डिजॉल्व हो जाते हैं क्योंकि अंदर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है. उसकी इक्वेशन हम आगे लिखेंगे. नाउ स्प्रेड द क्लियर सोल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टॉलिंस रिएजेंट ऑन द ग्लास प्लेट. और फिर इसे हम पूरी ग्लास प्लेट पर स्प्रेड करते हैं और फिर लाते हैं वो पर्टिकुलर कंपाउंड जिसे टॉलिंस रिएजेंट ने
ऑक्सीडाइज करना है. दैट इज़ एन ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट सच एज ग्लूकोज. ग्लूकोज इसलिए कहा गया है कि इट्स ए वेरी कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है. बेसिकली यू नीड अ कंपाउंड विद एल्डिहाइडिक ग्रुप, तो वो हमने यहाँ ग्लूकोज लिया है. टू अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस इमीडिएटली बिगिंस. लीव इट फॉर अ while until deposition of silver is complete and the metallic silver film is coated with varnish and finally painted with red lead. ये आगे की काम है कि पहले हम उसे अच्छी तरह डिपॉजिट होने देते हैं, फिर उसके ऊपर हम वार्निश करके उसे चमकाते हैं और फिर रेड लेड जो है जो हमने पढ़ा भी था लेड पिगमेंट में, उससे पीछे वाली सरफेस को पेंट कर देते हैं. सो ये सारा प्रोसीजर, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये इक्वेशन. ये इक्वेशन ऑलमोस्ट वही है जो हमने वहाँ भी लिखी थी विद द चेंज. वहाँ सिंपल एक एल्डिहाइड लिया था, यहाँ पर्टिकुलरली हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, वो है ग्लूकोज. सबसे पहले हमने लिखा सिल्वर नाइट्रेट को अमोनिया के एक्वस अमोनिया मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्ट करवाए तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना जिसके वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं, और फिर जब एक्सेस डालते हैं तो ये डिज़ोल्व होकर ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड. एक टेक्निकल बात बता दूं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो. एक्चुअल में टॉलिंस रिएजेंट कहते हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद चीज़ को, विच इज़ डायमाइन सिल्वर 1 आइन. इसके साथ एनाइन में हाइड्रोक्साइड हो या नाइट्रेट हो, ये दोनों टॉलिंस रिएजेंट कहलाएंगे. तो डायमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड हो या डायमाइन सिल्वर 1 नाइट्रेट हो, डजेंट मैटर, वो टॉलिंस रिएजेंट कहलाएगा. तो अब चूंकि इसमें इसका रिएक्शन किया हमने, तो पहले इसने बनाया सिल्वर ऑक्साइड, वाटर और अमोनिया गैस इवॉल्व हो गई, और फिर ये सिल्वर ऑक्साइड बेसिकली जो टॉलिंस रिएजेंट से हमें मिला है वो ग्लूकोज से मिलता है. तो अब आप नोट कर सकते हैं ग्लूकोज का पहला कार्बन दिस इज़ एन एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO. मैंने इसको ऐसे बनाया है, आप जहन में ला सकते हैं कि ये असल में ये स्ट्रक्चर है CHO का, तो ऐसे ही लिख दें, काफ़ी है. तो दिस इज़ एन एल्डिहाइड. इसके बाद CHOH 4 दफ़ा है और फिर CH2OH, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है. सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन हुआ तो ये जो पहला कार्बन था जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज होकर, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया. जबकि सिल्वर ऑक्साइड में जो सिल्वर का कैटाइन है +1 चार्ज का, वो रिड्यूस होकर प्योर सिल्वर बन गया और ये सिल्वर डिपॉजिट हो गया हमारी गिलास ट्यूब पर. तो ये हो गया पूरा टॉपिक. अब मैं आपको ये बात बता दूँ, ये शॉर्ट नोट्स के लिए तो आता ही है और हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है, तो अगर लास्ट ईयर नहीं आया तो फिर इसकी चांसेस हैं ज़्यादा. और अगर ये शॉर्ट नोट में ना आए तो ये जो इक्वेशंस पूरी लिखी हुई है इसको 4 अदद, ये ख़ास तौर पर हमसे पूछी गई हैं. यानी ये क्वेश्चन बनाकर 2 नंबर का सवाल बनाकर ये पूछी गई थी कि द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद टॉलिंस रिएजेंट या अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड. तो जिस तरह भी सवाल वो पूछ लें. तो ये हमारा पहला शॉर्ट नोट हो गया. फिर इसके बाद जो टॉपिक है ये, अगर हम आज से 30 साल पहले होते तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट हो जाती चीज़, लेकिन अब आजकल के दौर में जितनी टेक्नोलॉजी आगे चली है ये टॉपिक थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया है. बहुत पुरानी टेक्निक है जिसका तस्करा इसमें किया गया है, लेकिन बहरहाल फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा. ये है फोटोग्राफी, which is the art of developing a picture on a photographic plate or film by means of exposure to light is called photography. तो फोटोग्राफ तो अभी भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, हाउ कैन आई से ऑब्सोलीट, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो बहुत एडवांस वाली है, उसका इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है. अब हम डिजिटल मोबाइल से या डिजिटल कैमरे से जो तस्वीरें खींचते हैं वो सीधी सीधी हमारी मेमोरी में स्टोर होती हैं और फिर कंप्यूटर प्रिंट आउट निकालते हैं, तो वो उसमें सारा कुछ जो है वो कंप्यूटर मेमोरी का हिसाब, जो नई टेक्नोलॉजी है मेमोरी बेस्ड, वो वाला हिसाब है. ये बहुत पुराना हिसाब किताब है जिसमें हम, अगर हम में से किसी को भी याद हो, जाहिर सी बात है इतने पुराने बात भी नहीं है, और कम से कम जब आप छोटे होते थे जब तक तो ये हिसाब किताब हो ही रहा था कि कैमरा लिया जाता था, उसमें कैमरे में रील डलती थी, एक्फा की, फ्यूजी की, कोडेक की, इस तरह की कंपनीज थी, उसकी रील डलती थी. हम उससे तस्वीरें खींचते थे और जब तस्वीरें खींचते थे तो उस रील की एक कैपेसिटी होती थी कि उसमें 36 तस्वीरें खींच सकते हैं, 36. जब वो 36 तस्वीरें पूरी हो जाती थी तो हम उस कैमरे की रील को फोटोग्राफ़र को देके आते थे. फोटोग्राफ़र उसे प्रोसेस करता था, डेवलप करता था और फिर हमें पहले देता था नेगेटिव. वो बताता था हमें कि 36 जो आपने तस्वीरें खींची ना, उसमें से आपने अपनी बेवकूफ़ी से 10 ज़ाया कर दी थी और ये 24 के या 26 के प्रिंट सही आ रहे हैं, तो आप वो प्रिंट फिर उसका पॉजिटिव निकलवाते थे. तो वो जो प्रोसेस आपने अगर ऐसा कुछ सुना किया भी है अपने बचपन में, तो वो था कलर फोटोग्राफ. और मैं इस वक्त जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ फॉर अ ब्लैक एंड वाइट, यानी ये उससे भी पुराना दौर है. सो ये टेक्निक ये बताएगी कि हम कैमरे में रील डालकर, ब्लैक एंड वाइट रील डालकर किस तरह एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ खींचते थे. तो हम सिर्फ 2 ही कलर ला पाते थे, ब्लैक या वाइट, और कोई तीसरा कलर उसमें नहीं आता था.
तो वो तस्वीरें तो खैर आपने पुरानी फिल्में और इस तरह से देखी होंगी। तो ये अब लॉजिक साइंस की पूरी सुनिए कि हाउ दिस फोटोग्राफ इज़ डेवलप्ड। तो सबसे पहली बात, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहली चीज़ है कि हमारी ये फ़ोटोग्राफिक प्लेट या फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म जो आप कह रहे हैं कि कैमरे की रील होती थी, हम वो उसमें डालते थे, वो केमिकली किस चीज़ की बनी हुई है। तो फोटोग्राफिक फिल्म और a plate consists of an emulsion of silver bromide and silver iodide suspended in gelatin coated to a cellulose acetate sheet। क्या मतलब हुआ इसमें, ये जो सेल्यूलोज एसीटेट शीट है ये असल में प्लास्टिक होता है। अगर आपको याद आए तो ये हमने पॉलीमर्स में पढ़ा था, सेल्यूलोज एसीटेट वन ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। तो ये प्लास्टिक की तरह की एक शीट होती है, प्लास्टिक पेपर कह लीजिए आप। अगर किसी ने फ़ोटो कभी किसी ज़माने में उस रील को हाथ लगाया तो उसे अंदाज़ा होगा। इसके ऊपर हम जेलेटिन, एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट का इमल्शन बनाते थे, पेस्ट बनाते थे, और उसे इस सेल्यूलोज एसीटेट की शीट के ऊपर कोट कर देते थे। ये बन गई हमारी फ़ोटोग्राफिक फिल्म। अब इसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड है, स्पेशली सिल्वर आयोडाइड भी, लेकिन स्पेशली इसमें सिल्वर आयोडाइड बहुत थोड़ा सा डाला जाता है, असल चीज़ सिल्वर ब्रोमाइड है। सिल्वर ब्रोमाइड है असल चीज़, क्योंकि वो है फोटोकेमिकल। तो फोटोकेमिकल वो होता है जिसने लिखा है सेंसिटिव टू लाइट एंड अंडरगोज ए फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। असल में ये पूरा खेल तस्वीर खींचने का इस बात पर बेस करता था, या इस बात से उठा था, जैसे ही हमने ये बात मालूम की थी कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो लाइट पे जैसे ही एक्सपोज हों तो केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं। ऐसे रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते थे। चैप्टर 8 में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था। तो जैसे ही हमें अंदाज़ा हुआ कि दुनिया के कुछ केमिकल ऐसे हैं जो लाइट सेंसिटिव हैं, और जैसे ही रोशनी में आते हैं केमिकल रिएक्शन करके अपने आप को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे हैं जब वो जो रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा ही कंपाउंड है जो लाइट सेंसिटिव है। जैसे ही रोशनी में आता है ये अपने आप को डिकम्पोज करता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो आप समझे बात को, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर है वाइट, और जब ये लाइट में आते ही डिकम्पोज होगा और इसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा तो सिल्वर का कलर तो सिल्वर ही है ना। इसका मतलब है वो कंपाउंड रोशनी में आते ही वाइट से सिल्वर हो जाएगा। इस बात को देखिए हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इस पूरी कहानी में। अच्छा, इसी जेलेटिन जो कि प्रोटीन है, इसमें सल्फ़र भी होता है, विच इज़ लिखा है हमने सल्फ़र विच इज़ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ जेलेटिन। ये सिल्वर ब्रोमाइड की सेंसिटिविटी को और बढ़ा देता है, यानी बहुत मामूली रोशनी पर भी सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो डिकम्पोज हो सकता है, वो इतना सेंसिटिव टू लाइट हो जाता है। तो ये है हमारी मेन चीज़, हथियार। अब हम आपको पूरी कहानी एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि किस तरह ये रील कैमरे में लगाई जाएगी और किस तरह हम एक पर्टिकुलर ब्लैक एंड वाइट इमेज को कैप्चर करेंगे। तो ये हमारी कहानी, अब हमसे सुनिए आप। तो अब सबसे पहले हमने एक ब्लैक एंड वाइट कैमरे की फ़िल्म ली और उसे अपने कैमरे में फ़िक्स किया। अब अगर आपको अपना, वैसे तो डिजिटल कैमरा भी तकरीबन उसी अंदाज से काम करता है, लेकिन अगर पुराना कैमरा याद हो तो उसमें बहरहाल एक कैमरे की रील लगी होती है और उसके लेंस जहाँ से हम तस्वीर खींचने के लिए देखते थे, उस लेंस में कैमरे की रील का वो पर्टिकुलर पोर्शन आ जाता था। जैसे ही हम जिस चीज़ की तस्वीर खींचनी है उसके ऊपर लेंस फोकस करके बटन दबाते थे तो लेंस के सामने कैमरे के जो शटर होता था वो कोई 0.1 सेकंड के लिए खुलता था और फिर बंद हो जाता था। तो इस अरसे में जिस चीज़ की हम तस्वीर खींच रहे हैं उससे जो रोशनी आती है वो हमारे कैमरे की रील से टकराती थी। ये मैं आपको एक एग्जांपल से अभी समझाता हूँ, लेकिन पहले ये यहाँ जो हमें लिखा है वो भी साथ साथ समझ लेते हैं। वो ये लिखा है जनाब कि the film is well focused in the camera and exposed to the object in light for very brief interval of time. As a result of exposure, silver bromide readily undergoes photochemical decomposition and it reduced to metallic silver. आइए ज़रा मैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। Here I have a screen for you to explain. तो फ़र्ज़ कर लीजिए हम जिस ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींच रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का है। अच्छा, अब ये जो मेरी चालाकियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि मैंने आपके लिए जो तस्वीर बनाने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो ऑब्जेक्ट असल में ऐसा है, यानी इट्स अ ब्लैक एंड वाइट
इमेज और मैंने उसे अब ज़्यादा मुनासिब कर दिया है आपके लिए, ठीक है ना। यानी कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसके दरमियान में एक सर्कुलर, अब आपको भी नज़र आ रहा होगा कुछ सर्किल सर्किल सा, एक सर्कुलर ब्लैक स्पॉट है जिसकी हम तस्वीर खींचना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि हम इस इमेज को अपने कैमरे से देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको भी अंदाज़ा है कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो दरअसल हम उस लाइट को देखते हैं जो उस चीज़ से टकरा कर आ रही है। तो अब आप सब स्क्रीन पे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स देख रहे हैं, तो इसका हिसाब किताब ये है कि लाइट इसके ऊपर गिरती है, और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक भी पढ़ चुके हैं। तो जो ब्लैक हिस्सा होता है वो अपने पे गिरने वाली सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लैक वाले स्पॉट से कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आ रही है। इसका मतलब है जो हिस्सा आपको ब्लैक दिख रहा है दरअसल वो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि उससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे नहीं आ रही। और जो वाइट है वो पूरी वाइट लाइट उसके ऊपर गिर रही है और वो वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये हिस्सा जो वाइट वाला है ये लाइट का, ये आपकी आंखों पर लाइट फेंक रहा है, और जो ब्लैक वाला है वो कोई लाइट नहीं फेंक रहा है। अच्छा, इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो बेसिकली आपकी आंख पे नहीं गिर रही, वो कैमरे की रील पे गिर रही है। हेयर आई हैव अ रील ऑफ अ कैमरा, तो मैं इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ कैमरे की रील भी बना देता हूँ, बिल्कुल उसी साइज़ की, ठीक है ना। अच्छा, अब कैमरे की रील में आपने सुन ही लिया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें जो काम की चीज़ है वो ये है कि ये पूरा वाइट वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल सिल्वर ब्रोमाइड से भरा हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि सिल्वर ब्रोमाइड के जिस हिस्से पर लाइट गिरेगी उस हिस्से का सिल्वर ब्रोमाइड अपने आप को डिकम्पोज कर लेगा। जब इक्वेशन आप देख रहे थे, सिल्वर ब्रोमाइड पे लाइट गिरती है तो सिल्वर का एटम अलग, ये जो डॉट लगा इसका मतलब है सिल्वर रेडिकल या सिल्वर एटम, और ब्रोमीन अलग। अच्छा, ब्रोमीन का हमें कोई टेंशन नहीं है, वो जो अलग हुआ तो वो जेलेटिन इसीलिए इस्तेमाल हुआ, उसके साथ मिलकर जेलेटिन ब्रोमाइड बना लेगा, उसका हमें कोई टेंशन नहीं। असल चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ सिल्वर ब्रोमाइड यानी वाइट कलर था वहाँ मौजूद जब सिल्वर अलग होगा तो वो सिल्वरी कलर हो जाएगा, इसका मतलब है उस जगह का कलर चेंज हो जाएगा। ओके, तो फिर मैं अब आपको ये सिस्टम दिखा दूँ। ये था हमारा ऑब्जेक्ट जिसकी हम तस्वीर खींचना चाहते हैं, और ये है हमारी फिल्म, एक्चुअल फिल्म। अब यहाँ इससे जो लाइट निकलकर इस पर गिरेगी तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस फिल्म के सेंटर पर लाइट नहीं गिरेगी, क्योंकि वो ब्लैक के सामने आएगा, ब्लैक से कोई लाइट नहीं आ रही होती। लेकिन जो वाइट वाले हिस्से से लाइट आ रही है वो हमारे रील के वाइट इस वाले पूरे पोर्शन को इफ़ेक्ट करेगी। तो आफ्टर द लाइट स्ट्राइक्स माई रील, मेरे रील का क्या हशर हो जाएगा, ज़रा देखेंगे कि दरमियान में जो हिस्सा है दरमियान में जो ब्लैक स्पॉट के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा था कैमरे की रील में, उसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड मौजूद है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई लाइट नहीं गिरी। अलबत्ता साइड पे जितना सिल्वर ब्रोमाइड था वो सारा सिल्वर में कन्वर्ट हो गया है, वो सब सिल्वर में कन्वर्ट हो गया है, जबकि बीच वाला हिस्सा जैसा था वैसा ही रह गया। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप। अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो ये काम आपने जैसे ही घर में इस ऑब्जेक्ट पर कैमरा फिक्स किया, बटन दबाया, उस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है रील पर गिरी, तो रील के किस हिस्से पर गिरेगी, जो हिस्सा हमारे ऑब्जेक्ट के वाइट वाले हिस्से के सामने था, जो ब्लैक के सामने था उसके ऊपर कोई लाइट नहीं गिरेगी। द एक्सपोज्ड फिल्म, अब ये जो एक्सपोज्ड फिल्म थी प्रैक्टिकली क्या होता था, हम ये तस्वीर खींचने के बाद, क्योंकि हर बंदा खुद तो डेवलप नहीं कर सकता था, हम अपने फोटोग्राफर के पास जाते थे, उसकी दुकान पे रील ले आते थे, भाई हमने इसमें एक तस्वीर खींची है, इसको बना कर दे दो। वो बना कर देने का मतलब है डेवलप करके दे दो, तो वो डेवलपिंग में अब वो क्या कर रहा है, तो वो जो एक्सपोज फिल्म है इज़ देन प्लेस्ड इन अ ट्रे कंटेनिंग अ डेवलपर। तो अगर कभी फिल्मों में ही देखा हो कि जिस ज़माने में ये कैमरे से इस तरह की तस्वीरें खींचती थी, तो वो फोटोग्राफ़र के दुकान में एक डार्क रूम होता है जिसकी दीवारें ब्लैक, जिसकी हर चीज़ ब्लैक, तो वो ब्लैक रूम इसीलिए कहलाता है कि उसमें कहीं से भी रोशनी ना आ सकती हो, तो उसमें कोई भी आदमी खड़ा हुआ तो उसे चीज़ें कैसे दिखेंगी। तो उस कमरे में सिर्फ एक 0 वाट का रेड कलर का बल्ब जलता था।
रेड कलर की लाइट विजिबल रीजन में सबसे कम एनर्जी रखती है और उसकी भी 0 वॉट। तो वो 0 वॉट का रेड कलर का बल्ब हमें हल्की हल्की लाल रोशनी की वजह से विजिबिलिटी तो देगा, लेकिन उसकी रोशनी से हमारी फिल्म पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम उस कमरे में खड़े हैं और हम क्या करेंगे, अगर आपने कभी फिल्मों में देखा हो तो वो फोटोग्राफिक फिल्म को चंद सॉल्यूशंस में डबोकर नहलाते हैं, उससे तस्वीर बन जाती है। तो वही हम बताना चाह रहे हैं, वो डेवलपर क्या होते हैं। तो द एक्सपोज फिल्म इज़ दैन प्लेस्ड इन अ ट्रे कंटेनिंग ए डेवलपर आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। पहले उसे पानी से धोएंगे और फिर उसे डेवलपर में डालेंगे। और डेवलपर कौन है? इज़ एन इनकलाइन सोल्यूशन एंड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट सच एज हाइड्रोक्विनोन और पायरोग्लॉल। अगर आपको याद आए तो ये दोनों का नाम हमने फिनोल्स में पढ़ा था। हाइड्रोक्विनोन वो पर्टिकुलर बेंजीन रिंग है जिसकी ऑर्थो और जिसकी पैरा पोजीशन पर यानी 1,4 पोजीशन पर OH ग्रुप होता है और पायरोग्लॉल में 1, 2, 3 पोजीशन पर 3 OH ग्रुप होते हैं। ये दोनों लिक्विड हैं और ये ऑर्गेनिक रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं, दोनों में से कोई एक। तो हम उसमें जब अपने एक्सपोज्ड फिल्म को डालते हैं तो क्या होता है, द डेवलपर कंप्लीटली रिड्यूसेस सिल्वर to metallic form which has been already partially reduced by this process negative image is produced। तो अब क्या होगा जब हम इसे डेवलपर में धुलाएंगे, यानी अब ये तो एक एक्सपोज फिल्म थी, डेवलपिंग के बाद अब क्या इसका हिसाब हो गया? अब इसका हिसाब ये हो गया कि ये फिल्म दरमियान वाला हिस्सा अभी भी अनएक्सपोज्ड है, यानी वो बिल्कुल अभी भी सिल्वर ब्रोमाइड है। और अब साइड पर जितना हिस्सा है वो सिल्वर बन गया। सिल्वर बन गया का मतलब क्या हुआ? सिल्वर बन गया का मतलब ये हुआ कि उसका कलर ऐसा हो गया। अगर मैं सिल्वरी कलर ही लाने में कामयाब हो गया हूँ तो ये पूरा हिस्सा जो पहले वाइट था, जैसा आपको नज़र भी आ रहा था वाइट, ये अब डेवलपर में जाने की वजह से इसमें जो सिल्वर थोड़े थोड़े रिड्यूस हुए थे, डेवलपर्स उन्हें कम्प्लीटली रिड्यूस करके प्योर सिल्वर में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे बन जाता है। लेकिन इसमें अभी क्या हो रहा है, जो दरमियान में हिस्सा है ये अभी तक सिल्वर ब्रोमाइड अनएक्सपोज्ड है। तो ये नेगेटिव तो बन गया है लेकिन इसके बीच वाला हिस्सा अभी तक अनएक्सपोज्ड है, ठीक है ना। अगर ये गलती से भी ये लाइट में चला गया तो ये वाला हिस्सा भी ख़राब हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ये इमेज फिक्स हो जाए। तो अब इसे फिक्सिंग के स्टेप से गुजारेंगे। तो फिक्सिंग में क्या होगा, द नेगेटिव फिल्म इज़ देन फिक्स्ड फर्स्ट बाय इमर्सिंग द नेगेटिव इन क्लीन वाटर, दोबारा पानी से धोएं, एंड देन इन अ फिक्सिंग ट्रे कंटेनिंग अ सोल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट। अब जो केमिकल यूज़ हो रहा है वो हाइपो कहलाता है और केमिस्ट्री में उसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, Na2SO3.5H2O। और ये क्या करता है, इसका काम ये है कि देखिए जिस हिस्से में वाइट पार्ट था हमारे इमेज का वो हिस्सा तो सिल्वरी हो गया, लेकिन जिस जगह पर ब्लैक स्पॉट था वो हिस्सा अभी तक सेंसिटिव टू लाइट है। तो अब हाइपो जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड जो अभी तक रिड्यूस नहीं हुआ, जो अभी तक लाइट को एक्सपोज नहीं हुआ, सोडियम थायोसल्फेट उसके साथ रिएक्शन करके उसे वॉश आउट कर देगा। तो ये क्या करेगा, विच रिमूव द एक्सेस ऑफ अनडेवलप्ड सिल्वर सॉल्ट्स फॉर्मिंग वाइट सॉल्युबल सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्शन होता है। जहाँ जहाँ सिल्वर ब्रोमाइड अभी तक बचा हुआ है, कहाँ बचा हुआ होगा, उस जगह पर बचा हुआ होगा जो जगह पर ब्लैक कलर सामने आया था। जाहिर सी बात है ब्लैक से कोई लाइट उसके ऊपर नहीं गिरी है। तो सोडियम थायोसल्फेट उससे रिएक्शन करके ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो पानी में सॉल्युबल है। इसका मतलब जैसे ही हम इसे हाइपो के साथ मिलाएंगे वो सारी जगह जो सिल्वर ब्रोमाइड जहाँ जहाँ मौजूद था वो वॉश होकर साफ़ हो जाएगी। तो ये सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1 इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नाम है। तो अब जब ये धुलकर साफ़ हो जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये फिक्सिंग के बाद है कि ये दरमियान वाला हिस्सा साफ़ हो गया। और ये जो दूसरा नुकसान एक तरह से आप ये कह लीजिए ये होता है कि जो हिस्सा बार बार पानी से धोने के बाद अब वो सिल्वर नहीं रहता, सिल्वर का ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी तस्वीर जो है फिक्सिंग के बाद इस शक्ल की हो जाएगी। ज़रा पेशेंस के साथ देखिएगा, बड़ी प्यारी चीज़ नज़र आएगी आपको भी। यानी ये जो दरमियान वाला हिस्सा था जिसको आपने धोकर साफ़ कर दिया तो वो तो वाइट हो गया,
और जहाँ पर पहले सिल्वर था वो पानी से धुलने और फिक्सर से धुलने की वजह से आप सिल्वर ऑक्साइड बन गया है जो ब्लैक कलर का होता है। तो ये नेगेटिव आपके सामने बन गया, ये एक तरह से आपकी नेगेटिव फिल्म तैयार हो गई। तो ज़रा मुझे बताइए, आप जिस चीज़ की तस्वीर खींच रहे थे वो चीज़ कौन सी थी? वो तस्वीर तो ये वाली थी, तो यही तो खींच गई। आप सर क्या पागलपनी की बातें कर रहे हैं, हमारे ऑब्जेक्ट में जहाँ वाइट था वहाँ ब्लैक हो गया, जहाँ ब्लैक था वहाँ वाइट हो गया, आपने तो उल्टी तस्वीर खींच दी। मैंने कहा जी हाँ, तभी तो इसको कहते हैं नेगेटिव। नेगेटिव इमेज का मतलब है, चूँकि ये ब्लैक एंड वाइट की बात हो रही है, जहाँ वाइट था वहाँ ब्लैक आ जाएगा और जहाँ ब्लैक था वहाँ वाइट आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इसका नेगेटिव इमेज बन गया। ये नेगेटिव लिए आप फिरते हैं। अब ये आप लाइट में ले आएँ, ये इसमें अब कोई लाइट सेंसिटिव चीज़ नहीं है। जो हिस्सा वाइट था उसके सिल्वर ब्रोमाइड को आपने खुद रिड्यूस करके ब्लैक बना दिया है, और जिस हिस्से में सिल्वर ब्रोमाइड बच गया था यानी ब्लैक स्पॉट वाला, उसे आपने धोकर साफ़ कर दिया। ये स्टेंसिल बन गया है आपके, या ये एक नेगेटिव इमेज बन गया। अब आपने कहा कि सर मुझे इसका पॉजिटिव बनाना है, तो इन शॉर्ट आप इस पर्टिकुलर नेगेटिव को लेकर दोबारा लाइट के सामने रखेंगे और सारा प्रोसेस रिपीट कर देंगे। यानी अब इसकी तस्वीर खींचेंगे आप, तो जब आप इसकी तस्वीर खींचेंगे और सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे तो दोबारा अब इस नेगेटिव का नेगेटिव बनेगा, यानी इसका उलट बनेगा। तो इसका उलट क्या होगा, जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ वहाँ वाइट, और जहाँ जहाँ वाइट है वहाँ वहाँ ब्लैक। तो अब जब आप इसका पॉजिटिव बनाएंगे सारा प्रोसीजर रिपीट करके, कि पहले इसकी तस्वीर खींचेंगे, उस तस्वीर को आप डेवलप करेंगे, फिक्स करेंगे, तो फिर अब जो आपको पॉजिटिव मिलेगा, अब मेरा ख्याल है बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप खुद समझ सकते हैं कि वो पॉजिटिव ऐसा मिलेगा कि उसमें दरमियान में अब ब्लैक आ जाएगा और वाइट, जहाँ वाइट ब्लैक था वहाँ वाइट आ जाएगा, यानी वही ऑब्जेक्ट जैसा था वैसी ही तस्वीर आपको मिल जाएगी। तो ये वो बात है जो हमने यहाँ लिखी। इन ऑर्डर टू गेट पॉजिटिव प्रिंट, ए फोटोग्राफिक पेपर इज सुपर इम्पोज बाय द नेगेटिव प्रिंट। द फोटोग्राफिक पेपर में कंटेन्स कोटिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड, एंड पासिंग लाइट थ्रू फोटोग्राफिक पेपर ए पॉजिटिव प्रिंट इज ऑब्टेन। द एक्सपोज पेपर इज डेवलप्ड एंड फिक्स्ड। यानी वही पूरी कहानी आप दोबारा रिपीट करेंगे। अब आप नेगेटिव की तस्वीर खींचेंगे एक फोटोग्राफिक पेपर पर, नॉट अ फिल्म, और उस पर आपका नेगेटिव जो है मजीद का नेगेटिव निकलेगा, जो कि जाहिर सी बात है एक्चुअल इमेज हो जाएगा। तो मैंने कोशिश इसलिए की कि ये समझाएं, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ऑन दिस फॉर्मेट जब आप नज़र ना आ रहे हो और समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर आप तसल्ली और गौर से इस चीज़ को सुने और देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या समझा रहे हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट हो तो ज़रूर कीजिएगा, वरना अगर मतलबी हैं, अपने काम से काम रखने वाले हैं, तो इसकी कोई ख़ास इसलिए ज़रूरत नहीं कि मैंने कहा। अब फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म बनाना इट्स अ वेरी ऑब्सोलीट थिंग, अब हम इसे दूर दूर तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। इम्तिहान में फ़ोटोग्राफी पर बहुत कम कभी कभी नोट आया था, तो ये सब लिखना होगा अगर, लेकिन ज़्यादातर इसका नोट आने के बजाय इसमें से छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। और वो छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, आपको पता हो डेवलपर कौन होते हैं, उनके नाम पायरोग्लोर एंड हाइड्रोक्विनोन। आपको पता हो हाइपो किसे कहते हैं, ये बहुत पूछा गया, हाइपो का फॉर्मूला। और ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है कि हाउ हाइपो रिएक्ट विद सिल्वर ब्रोमाइड टू रिमूव इट, ये इक्वेशन भी हमसे बहुत दफ़ा पूछी गई है। तो अगर पूरा नोट याद ना करना हो तो कम से कम डेवलपर्स के नाम, हाइपो का फॉर्मूला और ये इक्वेशन ज़रूर याद हो हमें। तो ये अब हमारे सारे नोट हो गए। अब इस चैप्टर की आखिरी चीज़ है कि 5 कंपाउंड्स हैं जो उनका ताल्लुक़ ट्रांजिशन मेटल से है, उनके बारे में, उनके कुछ रिएक्शंस और उनकी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इस टॉपिक से शॉर्ट नोट भी आना बहुत ही रेयर है, लेकिन इसमें से हर दफ़ा वो क्या करते हैं कि जो रिएक्शंस लिखे गए हैं उनमें से कोई ना कोई रिएक्शन 1-1, 2-2 मार्क्स का ज़रूर दे देते हैं। तो हम ये अपने लास्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।